नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भी 18 जनवरी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके आप विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, देश भर में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक, ईवीएम को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की उतरी कल फौज एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ राजधानी में हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकीलों ने किया जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन, आंदोलन भी छेड़ा, गोदी मीडिया के खिलाफ लगाए नारे। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ने भी किया इन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समर्थन। दूसरी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने आखिर कैसे बीजेपी की खिसका दी है पूरी तरीके से। न्यू नागालैंड में जबरदस्त तरीके से मिला जनता का समर्थन। राहुल गांधी ने अयोध्या से लेकर के मोदी तक को किया नंगा। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में गिरेगी सरकार 22 जनवरी को। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसले का आदेश। बड़ी खबर, ठाकरे गुट ने डाल दी याचिका, 22 को होगी सुनवाई, स्पीकर का फैसला हो सकता है रद्द। बताएंगे कैसे। चौथी खबर में बताएंगे फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक में निकल गया गठबंधन का रास्ता। कांग्रेस ने कहा लगभग सीटें भी तय। बताएंगे कैसे बीजेपी को लगा झटका। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है जहां अभी मुक्तेश्वरा शंकराचार्यों ने एक बार फिर से राम मंदिर के विरोध को लेकर के कर दिया बड़ा ऐलान। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रखी है शर्त। बताएंगे। और इस बीच भाजपा कैसे जो है वो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से अलग थलग हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे को, जी हाँ, सुशील शिंदे को जो है वो कहा भाजपा में शामिल हो जाओ। सुशील शिंदे ने किया है बड़ा खुलासा। बताएंगे। और इस बीच कैसे बजट से ठीक पहले देश भर में शुरू हुए ओपीएस को लेकर विरोध प्रदर्शन ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। एक एक करके बताएंगे। जहां समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए की यात्रा निकाल दिया है, जानना जरूर। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, ईवीएम को लेकर विरोध तेज। देश भर में एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की उतरी फौज। कल दिल्ली की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धरना प्रदर्शन और आंदोलन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में और महमूद प्राचा के नेतृत्व में कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फौज उतरी और वो जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच की। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरीके से आदेश दे कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को ईवीएम से न कराए। इसके साथ ही बैलेट पेपर लगाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के साथ साथ उन्होंने ईवीएम में जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और उसमें दिया वोट किसी को गया वोट किसी को, इसी के मुद्दे पर उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन, ईवीएम को हटाए जाने की मांग की। देश भर में लगातार ये विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें ईवीएम को लेकर हो रहे विरोध में अब विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि जो विरोध हो रहा है वो जायज है। दरअसल सरकार की दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया था और वाटर कैनन भी छोड़े थे और इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो जायज हैं। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आंख खोलनी चाहिए। तो कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के साथियों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। एक और अपडेट, नागालैंड में राहुल ने बजा दिया बाजा बीजेपी का। जी हाँ, दरअसल कैसे समझिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी चौथे दिन बुधवार को नागालैंड में जबरदस्त समर्थन मिला। जगह जगह स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से न केवल स्वागत किया बल्कि राहुल गांधी की रैलियों में भी लोग भीड़ एकत्रित हो रहे हैं। राहुल गांधी पर डे एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, एक दो रैलियों को बोलते हुए कल राहुल गांधी नागालैंड में कहा है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से झूठ की बिसात और धर्मवादी मुद्दों पर टिकी है। आरएसएस और भाजपा देश की सभी संस्कृतियों पर हमला कर रहे हैं। यात्रा के दौरान रास्ते में मुझे नागालैंड की संस्कृति, रहन सहन की झलक देखने को मिली है। आज यहाँ की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ की विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। तो ये चीजें जो है वो राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कही है और कहा कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति करती है। 24 में विदाई तय है। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में कैसे गिरेगी सरकार, समझिए। महाराष्ट्र में शिंदे को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ, 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के लिए उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस बीच जज ने कहा स्पीकर द्वारा किया गया फैसला गलत। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शिवसेना यानी यूबीटी नेता सुनील प्रभु की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट ही असली शिवसेना है।
उद्योग गुट की तरफ से सोमवार को दायर याचिका पर पहले 19 जनवरी को सुनवाई तय की गई थी। हालांकि अब इस पर 22 जनवरी को सुनवाई होगा। आपको बता दें, उद्योग गुट की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से मांग की थी कि इस याचिका पर शुक्रवार को सोमवार से 22 जनवरी को सुनवाई हो, तो सीजीआई ने हामी भर दी है। तो ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। एक और अपडेट, सपा और कांग्रेस में लगभग गठबंधन हुआ। कल 5 घंटे के बीच हुई बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग गठबंधन फाइनल हो चुका है। कल गठबंधन में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लगभग रामगोपाल यादव ने कहा कि लगभग सीटों का बंटवारा थोड़ा सा बचा है, बाकी 60% गाड़ी लगभग निकल चुकी है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीटें बंटवारों को लेकर विपक्षी गठबंधन में जो अभी तक रार थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये सुलझती नजर आई है। सीट बंटवारों को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बैठक के लिए मुकुल वासनिक के आवास पर पहुंचे थे, जबकि अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश भी बैठक में शामिल हुए। सपा की ओर से रामगोपाल और सांसद जावेद अली के अलावा संग्राम सिंह यादव और उदयवीर बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि आधा रास्ता तय कर लिया गया है, आधा और तय करना है। सलमान खुर्शीद बोले कि बातचीत विस्तार के साथ हुई है और हमने अपनी बातें लगभग समक्ष रखी हैं। लगभग ये माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारों को लेकर पूरी तरीके से स्थिति सही है। एक और अपडेट, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर रखी शर्त। बोले अगर पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां, दरअसल आखिरकार आपको बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। कहा गया है कि अब इस पूरे मामले में खुद शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है? शंकराचार्य ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें नहीं जाते हैं, पीएम मोदी जो है वो फिलहाल इस पूरे के पूरे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु राम को लाने वाली गाय माता का वध किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे रोका नहीं जा रहा है। हम भगवान राम के सामने किस मुंह से खड़े होंगे? ये हमारी व्यक्तिगत भावना है कि गो हत्या के बाद हम दर्शन करें। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि विधि विधिवत के साथ शिखर बनने के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो हम जरूर जाते, लेकिन ना तो विधि विधान से बना है ना तो हुआ है। कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मगर भगवान के सामने नहीं। तब तक हम जाएंगे जब तक गोहत्या बंद नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर 22 जनवरी 2024 को ही कार्यक्रम करने की उम्मीद जिद है, तब कम से कम गोहत्या की बंदी की घोषणा कर देनी चाहिए। एक और अपडेट, बीजेपी ने सुशील शिंदे को ऑफर किया कि पूर्व सीएम ने दिया यह जवाब। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की गाड़ी खिसक गई है और अब इस बीच जो है वो खबर निकल के आई है। कहा जा रहा है कि इसने पूरी तरीके से जो है वो अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के करीब आते ही महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा है। कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा पार्टी से किनारा कर चुके हैं, वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने ऐसा बयान दिया है जो सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे सुशील शिंदे ने खुलासा किया है कि बीजेपी ने उन्हें और बेटी प्रणिति शिंदे को ऑफर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्हें कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। एक और अपडेट, ओल्ड पेंशन बजट से ठीक पहले ओल्ड पेंशन के लोगों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी में जुटी और इससे पहले ही केंद्रीय कर्मियों और रिटायर लोगों ने अपनी मांगों पर सरकार तक पहुंचा दी है। सेवारत कर्मी पुरानी पेंशन बढ़ाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो पेंशनर ने भी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। भारत पेंशन समाज के महासचिव एस.जी. महेश्वरी ने इस बाबत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और डीपीटी मंत्री को पत्र भेजकर उनके समक्ष अपनी मांगे रखी हैं। इसमें पुरानी पेंशन को बढ़ाने की मांग की गई है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियोों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलता है। इस हिस्से को 50 से बढ़ाकर 67% करने की मांग की गई है। साथ ही ओपीएस पर कोई टैक्स भी नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत पेंशन समाज ने पेंशन व्यवस्था में केंद्रीय वेतन आयोग को सहयोग देने वाले टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सिफारिशें लागू करने की मांग की। एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, आखिरकार 17 जिलों से होते हुए दिल्ली पहुंच रही है समाजवादी पार्टी की यात्रा। राहुल की यात्रा पर कांग्रेस ने कहा हमें बड़ा ऐलान। जहां दरअसल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन चुके हैं। 24 लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने भी अपनी एक यात्रा निकाल दी है। यात्रा 13 जुलाई से होती हुई 1 फरवरी को दिल्ली में समाप्त होगी। सपा ऑफिस में अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस दौरान हम पीडीए पंचायत भी करेंगे। लोग हमारे साथ हैं। लोकसभा 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा।
बीजेपी सरकार आने के बाद 1 लाख किसानों का सुसाइड हुआ है। एनसीआरबी का आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। और फिर अखिलेश ने बस में सवार होकर अपनी इस यात्रा की शुरुआत और हरी झंडी दिखा दी है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हेट स्पीच के मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर आरोप है। कोर्ट ने 30 जनवरी तक की अगली तारीख दी। लगातार चुनौतियां और इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं और खबरें हैं कि इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी को जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए। अगली एक और अपडेट, सऊदी ने दिखाई आंख, फिलहाल कहा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे इजराइल को मान्यता। सऊदी ने इजराइल के सामने रखे दोस्ती की शर्त, लेकिन कहा पहले युद्ध समाप्त करें और इजराइल को एक पूर्ण राष्ट्र का दर्जा दें। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया था और इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब स्पष्ट तरीके से पूर्ण राष्ट्र के दर्जे की मांग होने लगी है। बीती रात भी इजराइल ने गाजा में भीषण बमबारी की है। इसी बीच दुनिया भर के देश फिलिस्तीन में शांति बहाली के प्रयासों में लगे हैं। मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल एक व्यापक समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देता है तो उनका भी देश इजराइल को मान्यता देते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक पैनल में बातचीत में प्रिंस फैसल बिन रहमान ने कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए भी शांति शामिल है, लेकिन ये तभी संभव है जब फिलिस्तीनियों के एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा दिया जाए। और जब पूछा गया कि क्या सऊदी अरब व्यापक राजनीति समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल को मान्यता देगा, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर इजराइल ने गाजा पर रात भर बरसाए बम, बिछ गई 158 लाशें, 12 लोगों का पूरा परिवार हुआ खत्म। समझिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार भयंकर होता जा रहा है और इजरायली सेना गाजा पट्टी पर कहर बनकर टूट रही है। अब तक इस जंग में गाजा शहर में 25,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इजरायली बमों ने एक दिन में गाजा पट्टी पर जमकर कहर बरपाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजा पर इजरायली बमबारी में कम से कम 158 लोग मारे गए हैं। इनमें से कई निर्दोष भी शामिल हैं। इस हवाई हमलों में बच्चे सहित 12 लोगों पर पूरा परिवार मारा गया है। रात भर हुई बमबारी में सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में घायल भी हुए हैं। हमास ने दावा किया है कि गाजा में इजरायली सेना का क्रूर और विध्वंसक हमला जारी है। इजराइल ने ताज़ा अटैक में कई निर्दोष लोगों को जान ले ली है और एक तरीके से देखा जाए तो यह अटैक लगातार जो है वो इजराइल अमेरिका के सह पर तेजी लाता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है जहां खत्म हो गया है गाजा। फिलिस्तीनियों को लेकर भावुक हो गए कतर के पीएम, इजराइल पर जमकर निकाली भड़ास। दरअसल कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जमकर आलोचना की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि ये संघर्ष रोकने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। वह इजराइल जिस तरीके में प्रतिक्रिया दे रहा है उसे लगता है कि अब इस इलाके में शांति बहुत मुश्किल है। कतर के पीएम दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि गाजा खत्म हो गया है, इसका मतलब यह है कि वहां कुछ नहीं बचा है। चारों तरफ बमबारी के निशान, दूर दूर तक इंसान नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इजराइल की सरकार को नेता एक साथ 2 राष्ट्रों के अस्तित्व को लेकर तैयार नहीं होंगे तब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन संभव नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल ने $1 बिलियन अमेरिकी को नए हाईटेक प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। जी हाँ, दरअसल इजराइल की सरकार ने इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी के सहयोग से, जिसे परिवर्तनकारी प्रोत्साहन पैकेज के रूप में वर्णित किया गया है, उसे मंजूरी दे दी है और कहा है कि उसका उद्देश्य इजराइल की स्थिति को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाना है। आपको बता दें, यहाँ पर यह जान लेना आपको जरूरी है कि ये घोषणा उसी दिन हुई थी जब सरकार ने इजराइल के 2024 राज्य का बजट पारित हुआ था। तो लगातार इजराइल ये चीज़ें कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ईरान ने इराक और सीरिया के साथ पाकिस्तान में हुए हमले को बताया पूरी तरीके से, कहा यह ऑपरेशन टारगेटेड थे, आम जनता को निशाना नहीं बनाया गया है। जी हाँ, ईरान और विदेश मंत्री ने मंगलवार को इराक और सीरिया में हुए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हालिया हमलों को बचाव किया। मंत्रालय ने इसे सुरक्षा खतरों को रोकने के उद्देश्य से एक सटीक और लक्षित ऑपरेशन करार दिया। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच ईरान के इस कदम में तनाव और बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी के अनुसार हमलों ने सीरिया के इदबिल में एक आतंकवादी हमला और इराक के इरबिल में एक मोसाद समृद्ध केंद्र को निशाना बनाया है। कनमानी ने ऑपरेशन की सटीकता पर जोर देते हुए कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल अपराधियों के मुख्यालय की पहचान करने और उन पर हमला करने के लिए किया गया था। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हैं और ये अटैक जो है वो इस पूरे मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल ये हमला चाहे पाकिस्तान से लेकर तमाम जगहों हमने जनता को मारने के लिए नहीं किया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ईवीएम। जी हाँ, दिल्ली में आपको बता दें फिलहाल
ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरे वकील, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां एक बार फिर से आज माहौल गर्म हो गया। उस वक्त ईवीएम को लेकर बवाल छिड़ गया जब बड़े पैमाने पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर उतर करके सीधे तौर पर वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया और देखते ही देखते पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वहां पर उन्होंने उनको रोक लिया। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं।